स्वागत है आप सभी का। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया और इसीलिए इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं मंत्री सम्मेलन। आज दिन भर केंद्र के बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे साथ जुड़े और इस वक्त भी एक बहुत खास शख्स हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के मंत्री सम्मेलन में। बहुत सारे सवाल हैं सर आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए और 1 साल के अंदर देश के अल्पसंख्यकों का कितना भला हुआ, खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके विकास के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है, उनका आप में भरोसा कितना बढ़ा है। और जब ये कोरोना का संकट आया, इस बीच जो कुछ हुआ, चाहे वो मरकज को लेकर के हो या फिर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कई जगह हमले हुए, भोपाल, मुंबई, इंदौर, कई जगह मुस्लिम बस्तियों में ज्यादा तादाद देखने को मिली कोरोना संक्रमण की, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आपका एक लार्ज ब्रॉड मैसेज क्या होगा देश के खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए, आपसे हम पूछेंगे। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सर कि अब दुनिया प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में जीती है, एक हम नए काल में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपकी कोरोना ना आया होता तो सीधे सीधे पूछते आपकी सरकार ने क्या किया 1 साल के अंदर, बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले प्री कोरोना आप नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 की क्या प्रमुख उपलब्धियां बता सकते हैं? देखिए, एक चीज पहले हमें समझना होगा कि आज एक असामान्य स्थिति है देश के सामने। कोरोना का कहर है, तूफान की तबाही भी है, सीमा पर जिस तरह से हरकतें हो रही हैं उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अभी विशाखापट्टनम में गैस लीक का एक घटना हुई है, अभी टिड्डियों का जो है वो तांडव भी दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसी चीज़ें जो कि दशकों से लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं, एक बहुत ही मजबूती के साथ किस तरह से इस संकट के समाधान की दिशा में कदम उठाया जा सके उसको उन्होंने काम किया। उनका एक अनुभव भी है, चाहे कच्छ का है, चाहे भुज का है, जो जिस समय की भूकंप आया था उसको पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के लिए वो एक केस स्टडी है। जनवरी में जो है वो नहीं, सॉरी, जनवरी में 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को विश्व महामारी घोषित किया। लेकिन मोदी जी ने कब से तैयारी शुरू की? जनवरी से। और जनवरी में उन्होंने तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो फौज के जैसलमेर का इलाका रहा हो, चाहे वो अन्य जगह पे रही हो, चाहे वो नेवी के शिप्स रहे हो, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की। जो हमारे भारत के लोग थे उन भारत के लोगों को वापस बुलाने की व्यवस्था उस समय शुरू हो गई थी। और वो लोग आए, चाहे ईरान से लोग आए, चाहे इराक से आए, चाहे सऊदी अरब से आए, चाहे वुहान से आए, चाहे कतर से आए, देश दुनिया के तमाम हिस्सों से आए और आकर के ला करके उनको जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया और उसके बाद वो अपने घरों में पहुंच गए हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त की पूरी दुनिया कोरोना के कहर के आकलन कर रही थी, कई लोग उस पर प्रश्न उठ रहे थे कि कहां से वायरस आया, कहां से नहीं आया, क्यों नहीं आया, वायरस है भी कि नहीं है जी। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ पुख्ता तैयारियां कर रहे थे और राज्यों को 16,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत वहां पर क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर सेंटर, दवाओं आदि के लिए उन्होंने दिया था। यही नहीं, जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके पूरे 2 फ्लोर को जो है उन्होंने क्वारंटाइन के मरीजों, कोरोना के मरीजों के लिए करा। लगभग 100 से ज्यादा जो केंद्र सरकार और अलग अलग जो हमारे विभाग हैं उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है वो पुख्ता तैयारी करी। ये सब जनवरी में हो रहा है। जनवरी में कहीं पर इस तरह का कहर नहीं था और उसका नतीजा हुआ कि आज भारत में, अगर आप भारत के, दुनिया ये बात कह रही है कि देश के, भारत के नागरिकों की सेहत और सलामती के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, दुनिया के तमाम देशों से बेहतर काम किया और जिसका नतीजा हुआ कि अगर आप देखें कि रिकवरी रेट जो है वो 50% से ऊपर है। ये बात सही है कि हम इससे खुश नहीं हो सकते, हम तो 0 चाहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का 2 चीजों पर फोकस था कि कम से कम लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हो और किसी की मौत से डेथ नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से जब नरेंद्र मोदी जी ने 41 करोड़ लोगों को जो है वो सीधे मदद दी,
उनके खातों में पैसा गया। 15 किलो जो है वो गेहूं या चावल या 5 किलो जो है वो ये दाल 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया, या और भी तमाम जो आवश्यक चीजें थीं वो चीजें सुविधाएं दी गई। मेरे अगले सवाल का जवाब पहले दे दिया। तरह से मैं कोरोना में आपकी सरकार ने क्या किया ये आपसे पूछता आगे, आपने उसका विस्तार से जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मैंने इसलिए दिया कि आपने कहा पहले क्या किया, और मैं अभी बात में तो आया नहीं था, मैं तो पहले का पूछ रहा था अभी। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूं। आप सोचिए कि कोरोना का कहर ना आया होता, हम मार्च से लॉकडाउन में जी रहे हैं, जनता कर्फ्यू के बाद से। आप याद कीजिए उससे ठीक पहले हमारे देश में क्या हो रहा था। उससे ठीक पहले पूरे देश के अंदर सीएए को लेकर के अनरेस्ट था, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, दिल्ली में तो दंगे तक हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी सरकार जब बनी, कोरोना से पहले तक क्या हुआ, तो नजर आता है कि आपने ट्रिपल तलाक का कानून पास किया, आपने 370 हटाया कश्मीर में से, आपने कश्मीर को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया, राम मंदिर का फैसला आ गया आपकी सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में। इसका श्रेय भी आपकी सरकार ने लिया, यह कहकर कि आपकी वजह से अदालती फैसले में तेजी आई और अंत में आप सीएए लेकर आए। यह आपकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां मानी जाती है पहले वर्ष की। लेकिन इनका कहीं ना कहीं सीधा सीधा संबंध देश के मुस्लिम समुदाय के साथ है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर ये कोरोना ना होता तो क्या अभी भी हम वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट देख रहे होते? देखिए, ये सरकार मोदी जी की सरकार 2 कहते हैं आप जिन्हें, वो इकबाल की सरकार रही है, इंसाफ की सरकार रही है, ईमान की सरकार रही है। और इकबाल, ईमान और इंसाफ के पुख्ता अहद के साथ, पूरे पुख्ता संकल्प के साथ इस सरकार ने काम किया। अगर आप जब कहते हैं 370 के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग कभी बात भी करते तो ये होता था कि साहब ये तो असंभव चीज है, वो हटा। आपने ट्रिपल तलाक का इशू है, उसके अलावा जो है वो नागरिकता कानून है जो कि कई देशों के, खासतौर से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ के पीड़ित प्रताड़ितों को जो है वो नागरिकता देने के लिए, या और भी तमाम आर्थिक रिफॉर्म की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए गए। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इस पैंडेमिक पीरियड को पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जो लोग इस पैंडेमिक पीरियड को पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले, अभी कोरोना तो अभी आया, कोरोना से पहले भी आप ये बताइए को एक भी पॉजिटिव शब्द 370 का मुद्दा रहा हो, नागरिकता कानून का मुद्दा रहा हो, राम जन्मभूमि पर जो है वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा हो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे, सर्वसम्मत फैसले के आधार पे हो रहा हो, इससे अतिरिक्त आर्थिक जो सुधार की बात हुई हो, या तमाम और उस पर किसी ने कभी भी पॉजिटिव लाइन ली? सर, ये तो कोरोना काल में भी आरोप तो ये लगाया गया कि भारत देश में इस्लामोफोबिया फैल गया है, कि कोरोना में आके भारत में कोरोना आकर मुसलमान हो गया, ये प्रचार हुआ है। इस्लामोफोबिक कंट्री होने का हम पर एक तमगा लगाने की कोशिश की गई। देखिए, जो लोग भारत को इस्लामोफोबिया का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भारत बैशिंग ब्रिगेड को हम बताना चाहते हैं कि वो देश के खिलाफ है, देशद्रोही मानसिकता से भरे हुए हैं। और ऐसे लोग, जो लोग कि भारत जो सहिष्णुता का, जो सौहार्द का समुद्र है, जहां पर कि आज जब आजाद देश हुआ तो इस देश के लोगों ने तय किया कि हम कोई धर्म के आधार पर देश नहीं चुनेंगे, बल्कि सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश चुना गया। और पड़ोस का देश पाकिस्तान। और हाँ, इस्लामोफोबिया है, यहां पर 9%, 8.5% अल्पसंख्यक थे, आज 22% है। इस्लामोफोबिया की बात करने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए कि अकेला देश है जहां पे कि समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। अगर इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो मोदी जी जब आए थे तो 4%, 4.5% केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी, आज 10% से ज्यादा हो गई है। इस्लामोफोबिया की आप बात करते हैं, इस देश में, जिस देश में कि आप हैं, वहां पर सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या अल्पसंख्यकों के अंदर, मुसलमानों के अंदर थी। मोदी जी के आने के बाद ड्रॉप आउट रेट जो है वो 73% से 32% रह गया, जो 4 सालों में हम 0% करेंगे। स्कॉलरशिप दी हमने 4.25 करोड़, और भी हम देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता, अगर मोदी जी घर दे रहे हैं, अगर घरों में बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर जो है वो फ्री राशन जो गरीब हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो उनमें सभी को फायदा हो रहा है।
मोदी जी ने जिस समय जो है वो मोदी 2 के बाद जब जा करके और सेंट्रल हॉल में उन्होंने संविधान के सामने सर झुका के कहा था कि जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा है, हमें सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम कर रहे हैं काम। लेकिन कुछ लोग ट्रेडिशनल प्रोफेशनल मोदी बैशर्स हैं। अगर लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग, ये जिनको आप प्रोफेशनल कह रहे हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, ये लोग कुछ तो कामयाब हुए, वरना ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसने स्टेटमेंट जारी कर दिया, कुवैत की कैबिनेट ने स्टेटमेंट जारी किया, UAE की मंत्री हैं, वहां की राजकुमारी हैं, शाही घराने से आती हैं, उन्होंने तो इसको एक कैंपेन में सोशल मीडिया पर तब्दील कर दिया कि भारत ने मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। देखिए, वो पहली बात यह है कि जो आपने विदेशों का नाम लिया, मुझे विदेश के किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं। हमारे देश के अंदर ही कुछ चुटकी भर इस तरह के बेईमान हैं जो भारत को बदनाम करने की मानसिकता, भारत की बदनाम करने की जहरीली साजिश से भरे हुए हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो लोग कि जिनका ना कोई ईमान है ना कोई धर्म है। आप इस देश में रह रहे हो, इस देश में आप फल फूल रहे हो और आप इस देश के बारे में विदेशों में चिट्ठियां भेज रहे हो। आप इस देश में रह रहे हो और इस देश को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों की जहरीली मानसिकता के साथ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हो। ये जो एक पूरा के पूरा है, एक भी अल्पसंख्यक, मैं एक भी अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं, एक भी अल्पसंख्यक या एक भी ये नेता जो ये पूरे के पूरा ये बैशिंग ब्रिगेड है, ये नहीं बता सकता कि किस अल्पसंख्यक के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नाइंसाफी हुई, रोजगार के क्षेत्र में नाइंसाफी हुई, उसके धार्मिक अधिकारों के क्षेत्र में नाइंसाफी हुई, सामाजिक तरक्की के क्षेत्र में नाइंसाफी हुई। कोई नहीं बता सकता। अगर मोदी जी ने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए तो उन मकानों में जो है वो 32% अल्पसंख्यक समाज थे जो कि बेघर थे। अगर मोदी जी ने लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई तो लगभग 36-37% वो गांव थे जो अल्पसंख्यक गांव थे। अरे भैया, जो प्रधानमंत्री गरीबों को मकान दे रहा है, अल्पसंख्यकों तक मकान, अल्पसंख्यकों के घर पे सरों पे छत लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री उनके घरों में उजाला कर रहे हैं, क्या उनको वो बेघर करेंगे? क्या उनको वो अंधेरा करेंगे उनकी जिंदगी? सर, जो बातें आप बता रहे हैं, जो आपने किया देश के अल्पसंख्यकों के लिए, इसके ऊपर पानी तब फिरता है या ये चीजें गौण तब हो जाती हैं कुछ लोगों के लिए जब आप देखते हैं कि जमात के नाम पर देश के अंदर मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, ऐसा संदेश देने की कोशिश कुछ लोग करने लगते हैं। दूर क्यों जाइए, आपकी पार्टी के एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। ठेले पर एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ सब्जी बेच रहा है और उसका नाम पूछकर मुसलमान निकलता है तो गाली देकर के भगा देते हैं कि दोबारा इस मोहल्ले में मत आना। ऐसे लोगों की वजह से तो जो काम आप बता रहे हैं वो ढक जाते हैं ना। देखिए, मैं एक बात आपकी बात से मैं सहमत हूं। इस तरह का कोई भी इस तरह की हरकत जो कोई भी करे, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे उनकी पार्टी का, चाहे इनकी पार्टी का हो, उसकी हम पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं और वो पूरी तरह से इस देश के सौहार्द के, भाईचारे के ताने बाने को तोड़ने की षड्यंत्र का हिस्सेदार बन जाता है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि ये जो साइबर जो है वो ब्रिगेड है, साइबर साजिशी ब्रिगेड, साइबर साजिशों का ब्रिगेड है, इसने बहुत षड्यंत्र साजिश की है। इस कोरोना काल में तो बहुत की, उससे भी ज्यादा कांग्रेस के लोग बहुत आते हैं। आप जरा उनसे पूछिएगा कि जिस वक्त ये तबलीगी लोग कोरोना कैरियर के तौर से पूरे देश में कोरोना फैला रहे थे, क्या उनके युवराज, क्या उनके नेता जो है वो जो सवाल रोज हमसे पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इसकी निंदा की? क्या उन्होंने कहा कि जो इन लोगों ने, तबलीगियों ने पाप किया है, जो गुनाह किया है, वो निंदा के योग्य है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए थे क्योंकि उनको जो है वो लगता था कि ये तबलीगी मतलब मुसलमान। बिल्कुल नहीं, ये चुटकी भर लोग हैं, चुटकी भर लोग हैं। तबलीगियों का गुनाह मुसलमानों का गुनाह न था, न है, न होगा। और जो तबलीगियों ने किया उस पर कानून काम कर रहा है और कानून का फंदा उन तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत नुकसान किया है। आज हम ये बात आपके कार्यक्रम में कह सकते हैं कि आज हम, हो सकता है लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 की जरूरत नहीं पड़ती, लॉकडाउन 4 की जरूरत नहीं पड़ती।
ये यहाँ पे 5,000, 6,000, 8,000 देशी विदेशी तबलीगी इकट्ठा हुए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पहुंच गए, बिहार पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए, पश्चिम बंगाल पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए। देश के हर हिस्से में ये कोरोना कैरियर के तौर से घूमते रहे। अब मजे की बात ये, कुछ लोग इन्हें कोरोना वॉरियर बता रहे हैं। इन कोरोना कैरियर को कोरोना वॉरियर का तमगा लगा दिया था। जिन्होंने प्लाज्मा दिया उनको कह रहे हैं। किसने प्लाज्मा दिया और किसने प्लाज्मा मांगा था? 4 आदमी को खड़े करके, ये तो वही हाल हो गया जैसे कि इन्होंने जो है वो क्या नाम उनका, प्रियंका गांधी जी ने फोटो खड़ा करके, बसों को खड़ा करके फोटो खिंचवा दिया और कहा हम बसें भेज रहे थे, उसके बाद जो योगी जी को बिल भेज दिया। तो ये हाल वो हो गया। अरे सर ये बताइए, आज देश में 1,65,000 से ऊपर मामले हो गए। आप कह रहे हैं कि अगर जमातियों ने नहीं किया होता तो आज हम ये हालात नहीं देख रहे होते? देखिए क्या है, आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये वायरस जो है वो इनविजिबल है, अदृश्य जो है वो वायरस है ये। और अगर किसी को इस बार ये उससे पीड़ित है, जिन देशों से आए हैं उन देशों में इसकी जो है वो शिद्दत के साथ ये फैला हुआ था। वो आए, उन्होंने उनके साथ जो है उनको फैलाया, फिर ये गए वहां तमाम फैलाया, छिप छिप के गए, चोरी चोरी चिप्पे चिप्पे घूमते रहे। तो ये जो पूरा के पूरा काम हुआ, ये तो आपराधिक लापरवाही थी और साजिशी लापरवाही थी। तो इसलिए जो है वो इस पर हम मानते हैं कि ये हो सकता है कि ये अगर इस तरह की आपराधिक लापरवाही न होती तो जो है वो हमें लॉकडाउन 3 करने की जरूरत नहीं पड़ती, लॉकडाउन 4 करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब एक ये हम अब देखिए क्या है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, अब तो कश्ती को तूफान से निकाल के लाने के किनारे पर आ गए हैं। और अब जो है वो हमारे देश के, हम तो उसके साथ ही आप देखिए हमारे देश के संयम, लोगों का संयम, हमारे देश के लोगों की सावधानी, अनुशासन की जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक 130 करोड़ लोगों ने, कुछ अपवाद लोगों को छोड़ दीजिए आप, 130 करोड़ शबरात भी हुई इसी बीच में, गुड फ्राइडे भी हुआ इसी बीच में, तमाम और भी त्यौहार हुए, तमाम जो है वो सभी धर्मों के त्यौहार हुए, शब बारात, रमजान, सबने अपने घरों पर इबादत की, हिफाजत के साथ इबादत हुई। किसी ने कोई जो है वो लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन नहीं किया। और उसका नतीजा है कि आज 135 करोड़ के देश में आज जो है वो हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में। ठीक है सर, मैं आता हूं कि किस किस ने लॉकडाउन तोड़ा और क्या अफवाहें हुई। मारक क्षमता कमजोर हुई है, सावधानी कमजोर नहीं होगी। मैं आता हूं सर उस पर, अभी किसने लॉकडाउन में व्यवधान डाला। लेकिन अभी आप जमात की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अगर ये लोग नहीं होते तो इतने बुरे हालात नहीं होते। आपकी सरकारें जहां कुछ और राज्यों में हैं, वो खासकर यूपी में, वो ये जमाती जो घूम रहे थे इनके ऊपर तो एफआईआर करके और अब चार्जशीट भी हो गई, वो लोग जेल में डाल दिए गए, उनमें बहुत सारे विदेशी लोग हैं। लेकिन आपने कहा ये साजिश थी, तो ये साजिश करने अगर की, जिसके ऊपर आरोप लगा मौलाना साद जो कि इनका सरबराह है जमात का, वो कहां है आज तक? वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं कल्पेबल होमिसाइड के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और वो आदमी गिरफ्तार नहीं है। देखिए ना, हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आप इंतजार करिए और जल्दी ही जो है वो कानून अपना काम कर रहा है, और जिसने भी गुनाह किया है, जिसने भी साजिश षड्यंत्र किया है, वो बचेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि लोग क्या सोचते हैं, जो बातें होती हैं कि मौलाना साद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। यह कहा जाता है कि वो सरकार के नजदीकी हैं, उनसे तो डोभाल साहब मुलाकात करने गए थे जब मरकज को खाली कराना था, उनको कौन गिरफ्तार करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिनको जो है वो इसमें कुतर्कों का जो है वो तड़का लगाना है, जिन्हें जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड की बातें करनी है, तो वो करते रहेंगे। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, और कोई भी होगा जिसने कि इस तरह के साजिश, इस तरह के अपराध किए हैं, वो बचेगा नहीं। अच्छा ठीक है सर, इंतजार करिए आप। अब इसका दूसरा चेहरा जो हमने देखा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जमात के नाम पर आम मुसलमान को पेंट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, और कुछ लोगों ने फिर इसका फायदा उठा करके इस्लामोफोबिया का एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि विदेशों में कुछ प्रोपेगेंडा के तौर पर पहुंचा भी। लेकिन कुछ तस्वीरें जेन्युइन थी। जब हमने देखा इंदौर के अंदर, हमने यूपी के अंदर देखा,
कई शहरों में जब डॉक्टर्स या पुलिस वाले गए सैंपल लेने के लिए या किसी को क्वारंटीन करने के लिए या जांच के लिए, उनके ऊपर हमला किया गया। कई जगह तो ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया, डॉक्टरों के सर फट गए। और बाद में खबर आई कि अफवाह फैल जाती थी ऐसे इलाकों में, वो खास तौर पर मुस्लिम मोहल्ले होते थे, कि अफवाह फैल गई कि ये ले जाएंगे इसके बाद आदमी जिंदा नहीं लौटेगा, या कोरोना है नहीं, कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये लोग, ये साजिशों की थ्योरी जो है, ये कैसे फैली लोगों में? देखिए, मेरे हिंदुस्तान की जिनमिन तस्वीर मैं बताता हूँ आपको। मेरे हिंदुस्तान की जिनमिन तस्वीर इस कोरोना के कहर के दौरान तमाम हिंदू भाई मुस्लिम इलाकों में राशन बांटते दिखे, सब्जियां देते दिखे, खाने पीने के सामान देते दिखे। तमाम मुस्लिम भाई हिंदू इलाकों में जो गरीब थे, कमज़ोर इलाके थे, वहाँ पर जो है वो खाने पीने की सब्जियां और सामान देते हुए दिखे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम परिवार की जो है वो मैयत को हिंदू अपना कंधा लगा के ले गया, और एक हिंदू परिवार के हिंदू अर्थी को मुस्लिम जो है वो कंधा लगा के ले गए। ये मेरे देश की तस्वीर है। हाँ, ये अपवाद तस्वीरें ज़रूर आई हैं कुछ जगहों पे, और निश्चित तौर से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं बहुत ही दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन ये घटनाएं मेरे देश की तस्वीर नहीं हो सकती। ये मेरे देश के संस्कार और संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते। ये जो है वो इस तरह के लोग, मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह के ये आजकल सोशल मीडिया के एंटी सोशल एक्टिविटी के भी कुछ हिस्से हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की भी हैं। और इसको मैं ये नहीं कह सकता कि साहब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। ये इसमें ये साजिशी लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद में एक हमारे स्वास्थ्य कर्मी पहुंच गए, वहां पर जो है वहां पर लोगों ने पत्थर ईंटा पूछा। मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई तुमने क्यों ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा साहब मेरे पास वीडियो आया था कि अगर कोई भी सुरक्षा का आदमी या स्वास्थ्य का आदमी, उसमें लिखा था डॉक्टर आता है तो घर मत घुसने देना, वो तुमको ऐसी सुई लगाएगा कि तुम्हारा पूरा अंग बर्बाद हो जाएगा और तुम जो है वो स्लो पॉइजन तुम्हें होगा और मर जाओगे। मैंने कहा कि ये कहाँ आया? उनका कि सारे मोहल्ले में ये वीडियो आप देख लो। मुझे वो वीडियो भेजा, मैंने वहाँ के पुलिस अधिकारियों को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके खिलाफ जो है वो उसके स्रोत को पता लगाया और पता लगा करके उस पर कार्रवाई भी हुई। इस तरह की भी हर घटनाएं हुई हैं। तो ये गुमराह करके तमाम एक डर का माहौल पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके भी ये हरकतें हुई। बाय एंड लार्ज लोगों ने, इसमें धर्म और जाति के सवाल नहीं है, बाय एंड लार्ज लोगों ने लॉकडाउन का, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी पालन है, इतना बड़ा देश है साहब, इतना बड़ा देश है, और एक नेता के प्रति लोगों का विश्वास, अगर आप जनता कर्फ्यू से लेकर के और आज तक देखें तो जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, मेरे देश में, मेरे देश के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, धर्म को न मानने वाले हो, सभी लोगों ने मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ, पूरी तरह से संयम के साथ, अनुशासन के साथ पालन किया है, और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना की मारक क्षमता, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं सर कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी आबादी, और उस कभी जनता कर्फ्यू के नाम पर और उसके बाद लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन हम देख चुके हैं। इतनी बड़ी आबादी सरकार के, अपने प्रधानमंत्री के कथन को माने और इस लॉकडाउन को कामयाब बनाए, तो ये तो तारीफ की बात है। दुनिया में इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के केवल अल्पसंख्यकों का ही नहीं, कहीं मिलिट्री पुलिस नहीं लगी साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद यह है कि सर आपकी सरकार में देश के अल्पसंख्यकों का ही नहीं, हर नागरिक का भरोसा रहे, सरकार को वो हमेशा अपनी हिफाजत करने वाली सरकार के तौर पर देखे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत। और शाम 5 बजे आपको बता दें, मंत्री सम्मेलन में हमारे मेहमान होंगे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू।